साथियों, अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है करेंट अफेयर्स का, उसको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी सेंसस 2027, जनगणना 2027 का शुभारंभ हो चुका है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस कराऊंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। इससे क्वेश्चन अभी तक का नहीं आएगा। तो बहुत ही ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनगणना 2027। तो क्लास को आपको कंप्लीट देख लेना है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन या कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, होमगार्ड, यूपी ट्रिपल एससी या फिर बिहार पुलिस, बीएसएससी, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आपको कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखिए क्वेश्चंस, और पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। जनगणना 2027 के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त जो है वह है साथियों मृत्युंजय कुमार नारायण जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मृत्युंजय कुमार नारायण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल जो है, जनगणना 2027 कितनी भाषाओं में आयोजित की जाएगी? काफ़ी अच्छा सवाल है कि जनगणना 2027 जो है ये कितनी भाषाओं में आयोजित की जाएगी। तो साथियों देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा 16 भाषाओं में। याद रखना, भाषाएं 16 होंगी और जनगणना 2027 में कुल कितने सवाल, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, जनगणना 2027 का पहला चरण किस दिन शुरू हुआ? देखिए, जनगणना 2027 का जो पहला चरण है ये 1 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1 अप्रैल 2026। और देखिए, जनगणना 2027 कुल 2 चरणों में होगा। इसका जो दूसरा चरण है ये फरवरी 2027 में शुरू होगा। याद रखना, फरवरी 2027 में। अगला सवाल जो है साथियों देखिएगा, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट होगा सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक जो कि उड़ीसा के रेत कलाकार है, इस प्रकार रेत से ये तस्वीरें बनाने में महारत इनको हासिल है। इन्हीं को जनगणना 2027 के लिए अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सुदर्शन पटनायक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है कि जनगणना 2027 का शुभंकर क्या है? तो भाई देखिएगा, जनगणना 2027 का जो शुभंकर है वह है प्रगति और विकास। देखिए, प्रगति महिलाओं के लिए, ठीक है, और ये जो विकास है ये पुरुष के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रगति और विकास। अगला सवाल है, जनगणना या 2027 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? स्वतंत्र भारत की, यानी 1947 के बाद, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद की ये कौन सी जनगणना है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 8वीं जनगणना। क्रमांक नियमित रूप से क्रमांकित पूछे तो याद रखना 16वीं जनगणना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों ध्यान से। 2027 की जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाने वाली कौन सी जनगणना है? तो देखिए, 2027 की जो जनगणना है साथियों ये डिजिटल रूप से आयोजित की जाने वाली पहली ही जनगणना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पहली। अगला सवाल है, 2027 की जनगणना भारत की कुल कौन सी जनगणना है? तो देखिए, 2027 की जो जनगणना है यह भारत की कुल कौन सी जनगणना है? तो 16वीं जनगणना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। साथियों देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप ये क्लास किस एग्जाम के लिए देख रहे हो। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना कब आयोजित की जाएगी? देखिए, भारत में पहली बार जो डिजिटल जनगणना है ये आपका 2027 में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 2027 वाली जनगणना में। अगला है, जनगणना 2027 में नागरिक स्वयं अपना डेटा भर सकते हैं, यह सुविधा क्या कहलाती है? बहुत ही ट्रेंडिंग सवाल है, ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपके पेपर में। तो जनगणना 2027 में नागरिक स्वयं अपना डेटा भर सकते हैं, यह सुविधा क्या कहलाती है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। देखिए, सेल्फ एनुमेरेशन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है, जनगणना 2027 का पहला चरण किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया जनगणना 2027 का पहला चरण आपका 1 अप्रैल 2026 को शुरू हो चुका है, जो कि किससे संबंधित है? तो मकान सूचीकरण से, याद रखना, मकान सूचीकरण अथवा मकान गणना से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में अगली जनगणना यानी सेंसस 2027 किस अधिनियम के तहत कराई जा रही है? तो देखिए, भारत में जो जनगणना है साथियों, वो सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत ही कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सेंसस एक्ट 1948। अगला सवाल देखिए, जनगणना 2027 को संचालित करने वाली संस्था कौन सी है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जनगणना 2027 को संचालित करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका, ध्यान से देखिए, भारत में पहली बार डिजिटल यानी मोबाइल ऐप आधारित जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित है? तो यही 2027 वाली। ऑप्शन नंबर सी, जनगणना 2027 में डेटा संग्रह के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो जनगणना 2027 के लिए 27 में जो है डेटा संग्रह के लिए किस तकनीक का? तो मोबाइल ऐप और सेल्फ एनुमेरेशन का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है साथियों, सेल्फ एनुमेरेशन सुविधा का क्या अर्थ है? बताइए, सेल्फ एनुमेरेशन ये जो सुविधा है इसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि नागरिक खुद ऑनलाइन डेटा भरेंगे। अगला सवाल है, जनगणना 2027 में हाउस लिस्टिंग चरण का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये पहला चरण है जो हाउस लिस्टिंग है, इस चरण का उद्देश्य क्या है यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी कि मकानों की जानकारी एकत्र करना। अगला सवाल है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? भाई ध्यान से देखिएगा, भारत में जो जनगणना है ये प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, नियमित जनगणना। ठीक है। अगला सवाल है, 2027 की जनगणना 2011 के बाद कौन सी जनगणना होगी? तो 2027 की जो जनगणना है 2011 के बाद अभी 16वीं जनगणना होगी, क्योंकि 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी, उसके बाद से कोई भी जनगणना नहीं हुई है, तो ये 16वीं जनगणना होगी। जनगणना 2027 में पहली बार किस श्रेणी का डेटा शामिल किया जाएगा? बताइए, जनगणना 2027 में पहली बार इनमें से किस श्रेणी का डेटा है जो कि शामिल किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जाति आधारित डेटा। ऑप्शन नंबर बी, कास्ट सेंसस। अगला है, जनगणना 2027 को पहले किस कारण से टाला गया था? अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, यानी जनगणना 2011 में हुई थी 15वीं, तो 16वीं जनगणना आपका 2021 को होना था, लेकिन नहीं हुआ। इसका कारण क्या था, क्यों टाला गया था? तो कोविड-19 महामारी के कारण। देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कोविड-19 महामारी के कारण। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भाई, भारत की जो पहली जनगणना है यह 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो ने कराया था। ठीक है। लेकिन जब भी पूछे भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में किसने कराया था? तो लॉर्ड रिपन ने, जो कि 1881 से लेकर अब तक चली आ रही है, और अभी 2027 में ये 16वीं जनगणना है। अगला सवाल देखिएगा साथियों ध्यान से, जनगणना 2027 में, ठीक है, इनुमेरेटर को क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिए, जनगणना 2027 में इनुमेरेटर को क्या कहा जाता है? तो भाई, सेंसस वर्कर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सेंसस वर्कर, याद रखिएगा। ठीक है, जनगणना कर्मचारी या वर्कर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल कि जनगणना 2027 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक डेटा जुटाना। याद रखना, जनसंख्या 2027 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक डेटा जुटाना। अगला सवाल है, जनसंख्या 2027 में किस मंत्रालय की प्रमुख भूमिका होती है? तो जनगणना 2027 या फिर जनगणना में कौन सा मंत्रालय है जिसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो देखिए, करेक्ट आएगा गृह मंत्रालय की। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, गृह मंत्रालय के अधीन ही आता है ये जनगणना। बहुत ही अच्छा सवाल कि जनगणना 2027 में डी फैक्टो मेथड का क्या अर्थ है? बताइए, जनगणना 2027 में डी फैक्टो मेथड का उद्देश्य क्या है या अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, जहां व्यक्ति मौजूद है वहीं गणना। ठीक है।
और ये देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट कि डी ज्योर मेथड किससे संबंधित है। तो डी ज्योर मेथड जो है ये स्थायी निवास के आधार पर गणना से संबंधित है और यही विधि जो है भारत की जनगणना में अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत की जनगणना में किस विधि का उपयोग होता है? अभी मैंने बताया ना, भारत की जनगणना में किस विधि का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल डी ज्योर का, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 में डेटा संग्रहण के लिए देखिए एनुमेरेटर को क्या दिया जाएगा? तो भाई जनगणना 2027 में डेटा संग्रहण के लिए एनुमेरेटर को क्या दिया जाएगा? तो टैबलेट या फिर स्मार्टफोन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, टैबलेट और स्मार्टफोन। जनगणना 2027 में एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से क्या संबंध है? तो देखिएगा जनगणना में ये जो एनपीआर होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इससे क्या संबंध है? तो देखो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आएगा कि एनपीआर डेटा अपडेट किया जा सकता है इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 में रेफरेंस डेट का क्या अर्थ होता है? जनगणना 2027 में रेफरेंस डेट का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी डेटा रिकॉर्ड करने की निश्चित तारीख। जनगणना 2027 में, ठीक है, हाउस लिस्टिंग फेज के बाद कौन सा चरण आता है? तो जनगणना 2027 में अभी पहला फेज तो हाउस लिस्टिंग का है, उसके बाद दूसरा फेज किसका आएगा? तो पॉपुलेशन एनुमेरेशन का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल है, जनगणना 2027 में, ठीक है, देखिए यूजुअल रेसिडेंस किसे माना जाता है? तो ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर बी जो 6 महीने से रह रहा हो या रहने का इरादा हो। अगला सवाल है, जनगणना 2027 में डेटा गोपनीयता किस कानून तक सुरक्षित रहती है? तो जनगणना 2027 में जो डेटा गोपनीयता है ये किस कानून के तहत सुरक्षित रहती है? तो सेंसस एक्ट 1948 के तहत। ऑप्शन नंबर बी। जनगणना 2027 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो भाई देखिए जनगणना जो होती है और अभी जो 27 में होगी इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी। और याद रखना कि ये जो है कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार? तो 33 प्रश्न, 33। अगला सवाल है, भारत में जनगणना का डेटा किसके लिए उपयोगी होता है? तो भाई देखिए भारत में जो जनगणना कराई जाती है उसका जो डेटा होता है वो किसके लिए उपयोगी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी नीति निर्माण और योजनाओं के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, जनगणना 2027 में पहली बार किस तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया है? देखिए जनगणना 2027 में पहली बार किस तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी डिजिटल डाटा कलेक्शन पर। तो डिजिटल डाटा कलेक्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत में जनगणना किस सूची में आती है? देखिए भारत में जो जनगणना है ये साथियों संघ सूची के अंतर्गत आती है, याद रखना, संघ सूची जिसको आप यूनियन लिस्ट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, यूनियन लिस्ट में। अगला सवाल देखिए, जनगणना 2027 में इनुमेरेटर की नियुक्ति कौन करता है? तो जनगणना 2027 में अभी इनुमेरेटर की नियुक्ति कौन करेगा या किसने किया है? तो राइट आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जनगणना 2027 में किस प्रकार की जानकारी नहीं ली जाती है? आयु की जानकारी, लिंग की जानकारी, बैंक बैलेंस की या शिक्षा की? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जनगणना में इनमें से कौन सी जानकारी नहीं ली जाती है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला सवाल है, जनगणना 2027 में माइग्रेशन डाटा का क्या महत्व है? देखिए जनगणना 2027 में माइग्रेशन डाटा, इसका महत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी लोगों के स्थान परिवर्तन का अध्ययन। याद रखना, लोगों के स्थान परिवर्तन का अध्ययन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल जो है साथियों, जनगणना 2027 में लिटरेसी रेट किससे संबंधित है? तो लिटरेसी रेट ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा शिक्षा स्तर से, शिक्षा स्तर करेक्ट आंसर होगा। जनगणना 2027 में सेक्स रेशियो का अर्थ क्या है? तो सेक्स रेशियो का अर्थ क्या होता है भाई? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, लिंग अनुपात जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जनसंख्या या माफ करना, जनगणना 2027 में पॉपुलेशन डेंसिटी का अर्थ क्या है, यानी जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 में डिपेंडेंसी रेशियो किससे संबंधित है?
तो यहाँ भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कामकाजी और आश्रित जनसंख्या का अनुपात। अगला है जनसंख्या जनगणना 2027 में अर्बन पॉपुलेशन किसे कहा जाता है? तो भाई अर्बन पॉपुलेशन किसको कहा जाता है? शहरों में रहने वाली जनसंख्या को, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, शहरों में रहने वाली जनसंख्या। यहाँ पर आज जो है ज़्यादातर क्वेश्चन के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हो गया है, खैर उससे कोई मतलब नहीं है, आपको आंसर जानना है और क्वेश्चंस पढ़ने हैं। देखिए जनगणना 2027 में रूरल पॉपुलेशन का अर्थ क्या है? तो रूरल पॉपुलेशन का अर्थ होता है गाँव में रहने वाली जनसंख्या। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 में डेटा संग्रहण के दौरान गलत जानकारी देने पर क्या हो सकता है? तो जनगणना 2027 में डेटा संग्रहण के दौरान अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, भाई याद रखेंगे। अगला सवाल है, जनगणना 2027 में एज कॉम्पोजिशन किससे संबंधित है? तो करेक्ट होगा आयु संरचना से। आयु संरचना ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि जनगणना में या जनगणना 2027 में वर्क पार्टिसिपेशन रेट का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी काम करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत। आज की इस वीडियो में साथियों ये जो क्वेश्चंस थे 51 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। और देखिए वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल के अंदर जाओगे वीडियोस में आपको साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, उन सारे टॉपिक्स को आप जरूर देखना। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे तो आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। वैसे आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।